हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक यादव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल आरकर क्लासेज में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति, सीमा एवं विस्तार को अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। आशा करते हैं आपको भली प्रकार से इनसे संबंधित सभी प्रश्नों की उत्तर मिल गए होंगे। हम देखते हैं आज से भारत के भू आकृति प्रदेशों को। यदि हम भारत की बात करें तो भारत को भू आकृति दृष्टि से 4 भागों में डिवाइडेड मिलता है। भारत में कुछ पहाड़ियाँ मिलेंगी, कुछ पर्वत मिलेंगे, कुछ पहाड़ मिलेंगे, कुछ पठारी भाग मिलेंगे, कुछ मैदान मिलेंगे। तो भू आकृति दृष्टि से यदि भारत की बात करेंगे तो भारत को 4 भागों में डिवाइडेड करके हम लोग अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या हमारा उत्तर का पर्वतीय मैदान, दूसरा होता है दक्षिण का पठार, और तीसरा होता है भारत का विशाल मैदान और मध्य का विशाल मैदान, और चौथा जो हमारा है वो तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे, ये रहा हमारा भारत का मैप, जिसमें हम देखेंगे भारत के उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश था उसमें हम लोग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हम लोग 3 भागों में बांटकर इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा हमारा ट्रांस हिमालय, हमारा हो जाएगा ट्रांस हिमालय, दूसरा हो जाएगा हमारा हिमालय, और तीसरा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ी। यदि हम दक्षिण पठार की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे जो दक्षिण का पठार है वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप से पर्वतों के जो प्लेट थे उनके संचलन के कारण जो अफ्रीका से अलग हुआ प्रदेश था उसी को हम लोग कहते थे क्या, दक्षिण का पठार। ये जो दक्षिण का पठार है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो हम इसके अंतर्गत दक्षिण के पठार को भी पढ़ेंगे, और मध्य का विशाल मैदान अर्थात पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठार के बीच वाला जो ये मैदान है इसी को हम लोग मध्य का मैदान कहेंगे। और भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत हम इनका भी अध्ययन करेंगे। और जो तीसरा हमारा बच रहा है वो है हमारा तटवर्ती मैदान, और 2 द्वीप समूह यहाँ पे है हमारा कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे है हमारा लक्षद्वीप। तो हम लोग अब अगले कुछ वीडियो में 4 से 5 वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने भारत के भू आकृति प्रदेश को, जिसमें हम लोग उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जिसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखेंगे। वहीं दक्षिण के पठार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आरावली पर्वत को, मालवा के पठार को, विंध्याचल पर्वत को, फिर उसके नीचे आ जाएंगे तो पश्चिमी पठार को, पूर्वी घाट को, फिर उसके बाद छोटा नागपुर के पठार को, दंडकारण्य के पठार को, दक्कन के पठार को। इन सभी का अध्ययन करेंगे हम दक्षिण पठार के अंतर्गत। यदि हम विशाल मैदान की बात करेंगे तो सिंधु के मैदान को, ब्रह्मपुत्र के मैदान को और गंगा के विशाल मैदान को हम लोग पढ़ेंगे। इनके विशाल मैदान, मध्य के विशाल मैदान के अंतर्गत। वहीं यदि हम तटवर्ती द्वीपों की बात करेंगे तो तटवर्ती द्वीपों में हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट का जो तट है उसको किस नाम से जानते हैं, जैसे गुजरात में काठियावाड़ तट, फिर इसके बाद हमें मिलेगा कोंकण तट, मुंबई से लेकर दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट, फिर हमें मिलेगा कन्नड़ तट, फिर इसके बाद मिलेगा मुझे मालाबार तट। इधर पूर्व में आएंगे तो हम देखेंगे कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट। इन सभी का अध्ययन हम तटवर्ती मैदान, इसके बाद हम 2 द्वीपों जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ भी लिया लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं भारत के भू आकृति प्रदेश उत्पत्ति और उनसे संबंधित विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। उनकी चोटियों का अध्ययन नहीं करेंगे या उनको हम डिवाइड कर बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या उसके बाद शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, उन सबको नहीं। पहले ये हम जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी जो विशेषता है उसको पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हिमालय है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से प्रारंभ होकर अरुणाचल प्रदेश राज्य तक विस्तृत मिलता है। हिमालय जो है वो लगभग पूर्व से लेकर पश्चिम से पूर्व तक 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है। कितने किलोमीटर तक? 2500 किलोमीटर।
यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर। 16,000 वर्ग किलोमीटर में लगभग ये फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। यदि हम बात करेंगे पूर्व में, तो पूर्व में हम देखेंगे, पूर्व में नंगा पर्वत से लेकर और दक्षिण में पश्चिम में हम नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा पर्वत तक विस्तृत मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश में ही जो हिमालय है वो दक्षिणावर्ती, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे जम्मू कश्मीर, दोनों जगह क्या लिया हुआ है, दक्षिणावर्ती मोड़ लिया हुआ है। ऐसे ये रहा हमारा हिमालय, कुछ ये वाला भाग। तो हमारा जो हिमालय था यहाँ पे क्या लिया हुआ है, दक्षिणावर्ता मोड़, जिसको हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो म्यांमार में हम जाएंगे तो अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला मिलेगी। वहीं यदि हम पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत देखेंगे तो उसको अलग अलग पटकाई, बूम, मिसमी, मणिपुरी, नागा और अन्य अलग अलग स्थानीय नाम से जानेंगे। वहीं यदि हम पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में जो हमारी दक्षिणावर्ता मोड़ है वो हम आरा देखेंगे तो पश्चिम में पाकिस्तान में एक पर्वत है सुलेमान पर्वत, जो इसके दक्षिणावर्ती मोड़ को दर्शाता है। चलिए हम लोग देखते हैं हिमालय की कुछ विशेषताएं। तो पहली विशेषता ये है, हिमालय पूर्व से लेकर पश्चिम में है। देखेंगे जो ये हिमालय है इनका जो विकास हुआ है ये टर्शियरी युग के पर्वत है। किस युग के, टर्शियरी युग के, टर्शियरी काल के। ठीक, तो टर्शियरी काल में इसका उत्पत्ति हुआ है और ये नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत, जितने भी वलित पर्वत हैं उनका जो विस्तार है वो लगभग पूर्व उत्तर से लेकर दक्षिण में मिलते हैं हमारे वलित पर्वत। ठीक, उत्तर से लेकर दक्षिण में, चाहे वो राकी हुआ, चाहे वो एंडीज हुआ, चाहे वो अन्य और पर्वत, जितने भी वलित पर्वत हैं। लेकिन जो हिमालय की बात आएगी तो हिमालय पूर्व से लेकर पश्चिम में विस्तृत मिलता है। तो पूर्व से लेकर पश्चिम में इसका जो विस्तार मिलता है, यदि पूछा जाए कि विश्व में पूर्व से लेकर पश्चिम में विस्तृत सबसे लंबा पर्वत, तो हमारा आंसर होगा क्या, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है जो पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्व में फैला हुआ है। यह पूर्व से लेकर पश्चिम में फैला हुआ सबसे विशाल पर्वत है, सबसे लंबा पर्वत है। और यहाँ टर्शियरी युग का, टर्शियरी भूसंचलन में इसका निर्माण हुआ। तो हम देखेंगे जो ये हिमालय पर्वत है इसके निर्माण को लेकर सबसे पहले कोबर महोदय ने अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया। पर्वतों के निर्माण को लेकर कोबर महोदय ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। उस समय चल रहे थे कि पर्वतों के निर्माण कैसे किया जाए। तो सबसे अच्छी व्याख्या यदि हिमालय की उत्पत्ति की हम देखेंगे तो हमें कोबर के कौन से सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत से मिलते हैं। तो कोबर का वो जो भूसन्नति सिद्धांत था वो हिमालय की सबसे अच्छी व्याख्या करने में सफल हुआ और कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को मान्यता प्रदान किया। सबसे नवीन चट्टान पर्वतों को लेकर सबसे नवीन व्याख्या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से हुई, जो कि ये जो कोबर महोदय ने भूसन्नति सिद्धांत के अंतर्गत जो वर्णन किया था वो लगभग सबसे सटीक अध्ययन था। तो हम चलिए देखते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या था, किस प्रकार से क्या हुआ हिमालय की उत्पत्ति हुई। यदि हम देखेंगे जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था, कोबर ने बताया भूसन्नति, सबसे पहले जाने भूसन्नति थी क्या। तो भूसन्नति जो थी उन्होंने कहा लंबे, सकरे एवं गहरे जलीय भाग को भूसन्नति कहते हैं, भूसन्नत कहते हैं। ठीक, तो भूसन्नत को उन्होंने बताया। भूसन्नत की जो परिभाषा थी सबसे पहले हाल एवं डाना महोदय ने दिया था। डाना महोदय ने इन्होंने बताया कि जो भूसन्नति होती है वो लंबे, सकरे तथा गहरे जलीय भाग होते हैं, जिसको भूसन्नति कहा जाता है। ठीक,
तो कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत था, इन्होंने बताया कि भारत के पास अतीत में क्या था, टेथिस सागर था। यहाँ पे जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे किसका विस्तार था, टेथिस सागर था, जो वर्तमान में भूमध्य सागर की स्थिति को दर्शाता है। वही भूमध्य सागर का उत्तर पूर्व में एक विस्तार था। तो यहाँ पे टेथिस सागर था। ये रहा हमारा टेथिस सागर। और ये वाला जो भाग था ये हमारा क्या था, गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड। और ये हमारा इसके ऊपर वाला जो भाग था इसको कहा गया अंगारा लैंड। तो कोबर ने बताया कि जैसे मान लीजिए दो स्थलीय भाग हैं, उनके बीच एक भूसन्नति का निर्माण हो जाएगा। यदि उनके बीच भूसन्नति का निर्माण हो जाएगा तो होगा क्या, अंगारा लैंड से निकलने वाली जो नदियां थीं, ये जो नदियां आई इसमें अपने मलबा को गई, और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली जो नदियां थीं वो भी टेथिस सागर में अपना मलबा गिरा रही थी। टेथिस सागर को उन्होंने क्या मान लिया, कोबर ने भूसन्नति मान ली। तो जो टेथिस सागर था पूर्व में, वो अंगारा लैंड से आने वाली नदियों ने मलबा के कारण इस टेथिस सागर में अपने मलबा को गिराना प्रारंभ किया, और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली जो नदियां थी वो भी टेथिस सागर में अपने मलबा को गिराते हुए टैथिस सागर को लगभग उसमें मलबा का संचलन कर दिया। जब मान लीजिए ये रहा हमारा अंगारा लैंड, ये रहा हमारा अंगारा लैंड और ये रहा हमारा गोंडवाना लैंड, ठीक। तो यहाँ से नदियाँ आई, यहाँ पे अपने मलबा को गिराई। तो मलबा से गिराने पे होता क्या है, जैसे मान लो कि इधर से आई, तो अगर भूसन्नति है यदि उसमें कुछ मलबा आएगा तो उसका जो तली है वो नीचे दबता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ से आए तो यहाँ पे दबाव बल किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर। तो इसका जो दबाव बल था ये धीरे धीरे जब नीचे की ओर काम की तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए देखिएगा, ये रहा मान लो हमारा क्या, ये रही हमारी, ये रहा हमारा टेथिस भूसन्नति। यहाँ से क्या हुआ हमारा अंगारा लैंड और ये रहा हमारा गोंडवाना लैंड। यहाँ से नदियाँ ला के टेथिस सागर अपने मलबा गिरा रही हैं इधर से भी। तो धीरे धीरे क्या होगा, अभी तक तो ऐसे था, जब यहाँ पे आया और दबाव पड़ा नीचे, तो दबाव के कारण क्या हुआ, इधर से दबाव पड़ा तो ये और गहरी हो गई। इसी प्रकार यदि इतना दबाव पड़ गया, जब इस पर इतना ज़्यादा दबाव पड़ गया तो ये क्या हुई, ये एक दूसरे के पास आना शुरू हो गई, एक दूसरे के पास आना शुरू हो गई। पास आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे जो मलबा था, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, अब यहाँ पे मलबा जो था अब इसमें क्या हुआ, वलन पड़ने लगा। क्या पड़ने लगा, वलन पड़ने लगा। अब जो दबाव था ऐसे इधर से भी आने लगा और इसके कारण ये नीचे जाने लगे। जब ये नीचे जाने लगे तो एकाएक क्या हुआ, जब इसमें बहुत ज़्यादा मलबा भर गया तो ये दबाव बल इतना ज़्यादा हो गया, ये एक दूसरे से मिल गए, यहाँ पे आके मिल गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कोबर ने बताया कि इनके जो टेथिस सागर के दोनों किनारे थे वहाँ पर जो दबाव बल था, जो वलन था, मलबा जो चट्टानें थी उनके उसमें वलन के कारण उनके दोनों किनारों पर क्या हुआ, एक पर्वतों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। कहाँ पे, किनारों पर। और जो मध्य का भाग था इसको उन्होंने कहा मध्य पिंड बना, जिसको हम लोग पठार के नाम से जानते हैं। यदि हम इस सिद्धांत को किस पे लागू करें, हिमालय पर लागू करेंगे तो देखेंगे अंगारा लैंड से आने वाली जो नदी थी वो टेथिस सागर में गिरी, गोंडवाना नदी से निकलने वाली जो नदी थी वो टेथिस सागर में गिरी। अब वहाँ पे मलबा का जमा हुआ, मलबा के जमा होने के कारण टेथिस सागर की जो तली थी वो नीचे दबती गई। जिस प्रकार से मलबा ज़्यादा होने लगे उतने ही तेज़ी से टेथिस सागर की तली नीचे जा रही थी। एक समय ऐसा आया कि ये जो टेथिस सागर था इसमें दबाव बल ज़्यादा काम कर गया और इसमें स्थित मलबा क्या हो रहे हैं, उसमें वलन पड़ गए। वलन पड़ने के कारण क्या हुआ, वलन पड़ने के कारण हुआ कि हिमालय पर्वत का निर्माण। तो ये रहा हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का निर्माण
उसके एक किनारे पर, यानी कि कह सकते हैं हम दक्षिणी भाग में हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के और उत्तर में जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे है हमारा तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और यदि हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, जो हमारा उत्तरी भाग था, उत्तरी किनारा था, वहाँ पे हमें मिला क्या, कुनलुन पर्वत। जो कुनलुन पर्वत था इसका भी निर्माण कहाँ पे हुआ, तिब्बत के उत्तरी में। तो अंगारा लैंड की तरफ कुनलुन पर्वत का विकास जो चीन में है, और जो दक्षिणवर्ती था, जो दक्षिणी किनारा था, वहाँ पे किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। तो कोबर ने बताया कि जो दबाव, तो भूसन्नति के जो दोनों किनारे थे वहीं पर ही पर्वत का निर्माण होगा, जो कि हम यहाँ पे अगर इस संदर्भ में, हिमालय के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे सटीक व्याख्या करने में मदद मिलती है हिमालय पर्वत के उत्पत्ति को लेकर। इस सिद्धांत को, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को ही प्रमाणित किया कौन, प्रामाणिक रूप से कौन किया, ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। कौन, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को, तो ये जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत था ये किसका था, मॉर्गन का था। इसमें कई वैज्ञानिक थे, जैसे हैरी हस का समुद्र स्फलन सिद्धांत, हैरी हस महोदय, और कौन था, विल्सन थे, ठीक। तो आर्थर होम्स से जिन्होंने संवहन तरंग का सिद्धांत दिया, इन सब को मिलाकर एक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का निर्माण किए, जिसमें कहा गया जो संपूर्ण पृथ्वी है इस पर कुछ प्लेटें हैं जिनकी संख्या, बृहद प्लेटें हैं जिनकी संख्या 6 है। 6 के नाम जान लीजिएगा आप, कौन कौन से। सबसे पहले जिस महाद्वीप हैं उनके नाम पर उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और 2 प्लेटों का नाम महासागरों पर रखा गया, पैसिफिक प्लेट और अटलांटिक प्लेट। तो ये 6 हमारी जो बृहद प्लेटें थीं, इनके संचलन के कारण ही, इनके एक दूसरे के संचलन के कारण ही पर्वतों का निर्माण हुआ। यदि हम समझना चाहेंगे हिमालय को तो देखेंगे, ये रहा हमारा, तो इस सिद्धांत के अनुसार भी माना गया कि टेथिस सागर, जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर टेथिस सागर का विस्तार था। तो ये था हमारा क्या, ऊपर का भाग था हमारा अंगारा लैंड, और ये बीच में थी हमारी टेथिस सागर, ये था हमारा टेथिस सागर, और नीचे था हमारा गोंडवाना लैंड, ठीक। तो गोंडवाना लैंड ये था हमारा किस क्रम की चट्टान की, ये था हमारा इंडियन प्लेट, और ये है हमारा यूरेशियन प्लेट। तो जब यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना और इंडियन प्लेट एक दूसरे की तरफ आए, मतलब दबाव व संचलन किधर हुआ, ये हुआ संचलन किधर हो रहा है, एक दूसरे की तरफ। जब यूरेशियन प्लेट, ये रही हमारी यूरेशियन प्लेट, ये रही हमारी इंडियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आ रही थी, बीच में टेथिस सागर था। हुआ क्या, अब इस पर दबाव बल काम करने लगा, दोनों तरफ से दबाव बल करने के कारण यहाँ पर जो मलबा था, अब इसमें क्या उत्पन्न होने लगा, वलन हो गया। वलन पड़ने के कारण, इसमें वलन पड़ने के कारण तो इसके जो दोनों किनारे थे वहाँ पर निर्माण हुआ किसका, पर्वत का, जो हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत के भी नाम से जाने लगे। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है ये वर्तमान में टेथिस सागर के स्थान पर हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं जो टेथिस सागर है, जो हमारा टेथिस सागर है, ये हिमालय की गर्भस्थली हो गई। टेथिस सागर को हिमालय की गर्भस्थली भी कह सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो टेथिस सागर है वो हिमालय की गर्भस्थली है। इस प्रकार यदि हम कोबर के सिद्धांत को देखेंगे तो कहेंगे जो भूसन्नति होती है ये पर्वतों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जो ये
भूसन्नति होती है, इन्हें ही हम पर्वतों को पालना के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा हमारा हिमालय के उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत थे, जिसमें हम लोगों ने देखा हिमालय की जो सबसे उत्पत्ति की जो सबसे अच्छी व्याख्या वो कोबर के सिद्धांत से मिलती है, और कोबर के सिद्धांत को आज भी प्रमाणिक रूप प्रदान करता है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जिसमें कोबर ने बताया कि क्या बताया कि जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पर प्राचीन काल में एक सागर था जिसको हम तेथिस सागर के नाम से जानते हैं। तेथिस सागर को उन्होंने क्या माना? भूसन्नति माना। भूसन्नति को मानने के बाद उन्होंने कहा कि अंगारा लैंड से जो आने वाली नदियाँ थी वो अपने साथ नदियाँ आती हैं तो मलबा लेकर आती हैं, मलबा लाकर वहाँ पे निक्षेप कर दी। निक्षेप करने के कारण क्या हुआ? वहाँ पे मलबा का जमाव हुआ। मलबा का धीरे धीरे जैसे जमाव हुआ, तली नीचे जाती रही, और तली पे जब दबाव बल इतना ज़्यादा हो गया कि वो तली एक दबाव के कारण उसको सह न सकी, तो हुआ क्या? एक दूसरे से वो जो किनारे थे वो एक दूसरे से टकराए, और उसमें जो स्थित मलबा था उसमें हुआ क्या? वलन पड़ गया। वलन पड़ने के कारण क्या हुआ कि दोनों किनारों पर पर्वतों का निर्माण हुआ, और बीच में हमारा तिब्बत के पठार का निर्माण। तो ये रहा हमारा क्या हिमालय के निर्माण की। यदि हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे नवीन पर्वत है। ये टर्शियरी युग का पर्वत है। ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नमचाबरवा पर्वत तक फैला हुआ है, या कहें पश्चिम में सिंधुगार से लेकर पूर्व में दिहंगार तक विस्तृत है। इसकी जो लंबाई है पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मिलता है। तो आज हम लोगों ने हिमालय के उत्पत्ति और उनकी विशेषताओं को पढ़ा। आशा करते हैं यहाँ से आपको हिमालय के उत्पत्ति से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हुई होगी, और इसको समझकर एक पर्वतों की उत्पत्ति को लेकर एक समझ विकसित हुई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।